जय हिंद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में खत्म कर लिया था दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले राजवंश स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश को, और अब उसी के आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत की अगली डायनेस्टी के बारे में जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत जिसका पीरियड माना जाता है भारत में 1206 से लेकर के 1526 तक। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में हम दूसरे राजवंश की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, जिसका रूलिंग पीरियड होगा भारत में 1290 से लेकर के 1320 वर्ष। दोस्तों सबसे पहला ही सवाल बनेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष रूल करने वाली डायनेस्टी ही कौन है? खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। यही वो डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम साल सबसे कम पीरियड क्या कर पाई, रूल कर पाई। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक, इस खिलजी वंश का फाउंडर या संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जिसका रूलिंग पीरियड होगा, जो रूल करेगा भारत में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में 1290 से लेकर के 1296 तक। ध्यान रखिए दोस्तों, 1290 से लेकर के 1296, मात्र 6 वर्षों तक क्या कर पाएगा, दिल्ली सल्तनत में रूल कर पाएगा कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी के दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही क्या कर दी जाएगी, धोखे से इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाएगी और चैप्टर क्लोज होगा किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1293 में आक्रमण किया कहां? महाराष्ट्र के देवगिरी पर। महाराष्ट्र के देवगिरी पर आक्रमण किया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब? 1293 में। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस समय देवगिरी पर एक हिंदू शासक रूल कर रहा था जिसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था दोस्तों इसका? रामचंद्र देव। ध्यान रखेंगे 1293 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही महाराष्ट्र के देवगिरी में रामचंद्र देव के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी आक्रमण में रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इस आक्रमण के पश्चात क्या हो गई? दोनों के मध्य मित्रता हो गई। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मित्रता के बाद एक संधि हुई जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ये वचन दिया गया किसे? रामचंद्र देव को, कि आज के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कभी भी रामचंद्र देव पर क्या नहीं किया जाएगा? आक्रमण नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा या दामाद हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नाम याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे इक्तेदार बनाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही एक इलाका पड़ता है कड़ा, उसी स्थान का। ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है कड़ा, जो करेंटली में अभी कहलाता है कौशाम्बी। नाम याद रखेंगे, अभी जो करेंटली में क्या कहलाता है? कौशाम्बी। उसी का पुराना नाम हुआ करता था कड़ा। इसी कड़ा नामक स्थान का इक्तेदार बनाया गया जिसे अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि दामाद भी हुआ करता था और भतीजा भी हुआ करता था किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही रूलिंग पीरियड में 1296 में चौथी बार अटैक हुआ किसका? मंगोलों का। मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण। और ध्यान रखिए दोस्तों,
भारत में होने वाला तो ये चौथा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो दिल्ली पर यह तीसरा आक्रमण था। ध्यान रखेंगे ये किसके रूलिंग पीरियड में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूलिंग पीरियड में। और ध्यान रखेंगे जब मंगोलों का भारत पर चौथा आक्रमण और दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण का दमन करने का ही आदेश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे दिया? अपने ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों को क्या किया? पराजित किया। और इसी से खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का क्या बनाया था? इक्तेदार बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब मंगोलों को हरा करके आया कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसी के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुश होकर के अपनी ही बेटी का निकाह करवा दिया था किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ध्यान रखिए दोस्तों जब कड़ा नामक स्थान का इक्तेदार हुआ करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तभी इसी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अटैक किया किसके ऊपर? देवगिरी पर। और ध्यान रखेंगे देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और वहां से भारी मात्रा में लूट की। और साथ ही साथ जिस रामचंद्र देव की जो पुत्री हुआ करती थी उसकी पुत्री को भी क्या कर लिया? अगवा कर लिया। और इसी बात से काफी नाराज हुआ कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहुंचा ही कहां? उत्तर प्रदेश के कड़ा। और ध्यान रखेंगे यही उत्तर प्रदेश के कड़ा नामक स्थान में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसीलिए दोस्तों इतिहासकारों ने क्या कहा है? अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत धोखे से, डेवलपमेंट या विकास परोपकारिता से और अंत आतंक से हुआ। तो ध्यान रखें दोस्तों अभी तो सिर्फ क्या हुई है? इसकी शुरुआत हुई है, वो भी किससे? धोखे से। अपने ही चाचा या ससुर की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी 1296 में क्या करेगा? गद्दी पर बैठ जाएगा सुल्तान बन के। और यही कहलाएगा भारत में खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का अगला सुल्तान। और यही सुल्तान बनेगा बाय द नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अब पढ़ना ही किसको शुरू करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जिसका रूलिंग पीरियड माना जाता है भारत में 1296 से लेकर के 1414 तक। 1296 से लेकर के 1414 तक अकेले दिल्ली सल्तनत में रूल करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशाह। ध्यान रखिए दोस्तों इसी अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या हुआ करता था? अली गुरशाह। तो ध्यान रखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का अगला सुल्तान बना, इसी के बाद ये अपने गुजरात अभियान पर गया। इसी ने ये कहां गया? अपने गुजरात अभियान पर गया। और ध्यान रखिए दोस्तों इसी गुजरात अभियान पर से जब ये वापस लौट रहा था तो यहां से इसने एक बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, बहुत ही ईमानदार एक इंसान को खरीदा, एक गुलाम खरीदा जो इतिहास में प्रसिद्ध है किसके नाम से? मलिक काफूर के नाम से। ध्यान रखिए दोस्तों मलिक काफूर एक किन्नर हुआ करता था, एक हिजड़ा हुआ करता था जिसे खरीदा था किसने? अपने ही गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी ने। और ध्यान रखिए दोस्तों इसी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था 1000 दिनार में। कितने में? 1000 दिनार में। बस यही कारण है दोस्तों कि इसी मलिक काफूर का एक दूसरा नाम भी पड़ता है क्या? 1000 दिनारी। और ध्यान रखिए दोस्तों क्योंकि मलिक काफूर बेहद ही चालाक, बेहद ही चतुर और बेहद ही वफादार हुआ करता था किसका?
अलाउद्दीन खिलजी का, और इससे काफी इंस्पायर भी था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही अपना क्या बना लिया? कमांडर इन चीफ या सेनापति नियुक्त किया। ध्यान रखिए दोस्तों, इसीलिए एसएससी एक बार सवाल भी पूछ चुका है कि बताइए अलाउद्दीन के सेनापति का नाम क्या था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। ध्यान रखिए दोस्तों, इस अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, इसी अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि हुए, वो होंगे जिनका नाम था अमीर खुसरो। ध्यान रखिए दोस्तों, अमीर खुसरो जो कि दरबारी कवि हुआ करते थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी की। और ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के ये क्या हुए? दरबारी कवि हुए, लेकिन इन्होंने कविता लिखना या कविता पढ़ना तो शुरू कर दिया था किसके शासनकाल से? गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल से। लेकिन ये सबसे पहले दरबारी कवि ही किसके बने? अलाउद्दीन खिलजी के। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये अमीर खुसरो ही वो पर्सन है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों के समकालीन रहे हुए हैं। कहने का मतलब यही वो व्यक्ति है अमीर खुसरो, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा सुल्तानों के क्या रहे हुए? कंटेम्प्रेरी या समकालीन रहे हुए हैं। इन्होंने कविता लिखने की या पढ़ने की शुरुआत तो कब से कर दी थी? गियासुद्दीन बलबन के टाइम से। लेकिन ये सबसे पहले दरबारी कवि ही किसके बने? अलाउद्दीन खिलजी की। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी अमीर खुसरो को ही जाना जाता है किसके नाम से? तोताए हिंद के नाम से। इन्हें ही कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तबला और सितार के आविष्कार की, तो ध्यान रखेंगे तबला और सितार का आविष्कारक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने वाले भी कौन हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को क्या कहा? धरती का स्वर्ग कहा। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल, एक उपाधि दी। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी किसकी? सुल्तान ए जहां की। इसकी उपाधि डाली सुल्तान ए जहां, कहने का मतलब पूरे दुनिया का क्या? सुल्तान। और ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है और हरियाणा, यहाँ बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली का भी आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, कव्वाली या वोकल म्यूजिक का आविष्कारक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन है किनका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो वही पर्सन है जिन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है तोताए हिंद के नाम से। तबला और सितार के आविष्कारक भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने वाले भी कौन हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी किसकी? सुल्तान ए जहां की। और खड़ी बोली की शुरुआत करने वाले भी कौन हैं? अमीर खुसरो। और कव्वाली का आविष्कारक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। कहने का मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे कौन? अमीर खुसरो। लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना अमीर खुसरो के बारे में नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरशास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें एक पता चलता है किससे, एक अभिलेख से या एक इंस्क्रिप्शन से जो मिला है या जिसका नाम है जोधपुर अभिलेख। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख का नाम क्या है, जोधपुर अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, उसी अभिलेख में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे कंपेयर किया गया है किससे, खुदा से। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर किया गया है किससे, खुदा से या अल्लाह से। कहने का मतलब एक ऐसा सुल्तान जिसने बहुत कुछ किया, ऐसा उस जोधपुर अभिलेख में लिखा हुआ है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक अभिलेख है जोधपुर अभिलेख जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है और उसे उसका कंपैरिजन किया गया है किससे, खुदा से या अल्लाह से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस जो आक्रमण माना जाता है या जो सबसे फेमस अभियान माना जाता है वो उसने किया था 1303 में। ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में एक अभियान किया जो प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ अभियान के नाम से। चित्तौड़गढ़ अभियान के नाम से। और ध्यान रखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ अभियान जो किया गया था 1303 में। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जितने भी अभियान किया करता था उन सभी अभियानों में भेजा ही किसे करता था, अपने सेनापति मलिक काफूर को। लेकिन चित्तौड़गढ़ अभियान में उसने केवल और केवल किसे नहीं भेजा था, मलिक काफूर को नहीं भेजा था, बल्कि उसी मलिक काफूर के साथ स्वयं भी गया हुआ था। और ध्यान रखिए, ये चित्तौड़गढ़ अभियान उसने किया था क्यों, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को हासिल करने के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ अभियान अलीकुल शास्त्री या अलाउद्दीन खिलजी ने किया ही क्यों था, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को हासिल करने के लिए, जो कि ध्यान रखेंगे जो कि पत्नी हुआ करती थी किसकी, चित्तौड़ के ही महाराजा महारावल रतन सिंह की। चित्तौड़ के ही महाराज महारावल रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी कौन, रानी पद्मावती, जिन्हें हासिल करने के लिए ही ये अभियान किया गया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस अभियान के बारे में हमें पता चलता है एक उपन्यास से जिसका नाम है पद्मावत। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो पद्मावत उपन्यास है ये लिखा गया था किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बताइए जो पद्मावत उपन्यास है वो कब और किस सुल्तान के शासनकाल में या किस बादशाह के शासनकाल में लिखा गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पद्मावत उपन्यास लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 और 1545 के बीच। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1540 और 1545 कहने का मतलब इस समय चल रहा होगा भारत में मुगल सल्तनत। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस मुगल सल्तनत में रूल कर रहा होगा कौन, शेर शाह सूरी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुगल डायनेस्टी चल रही होगी और मुगल डायनेस्टी में जब मुगल डायनेस्टी का रूल, जैसे ही बाबर मरेगा, बाबर के बाद बाबर का ही एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा हुमायूं। जैसे ही हुमायूं को भारत का साम्राज्य मिलेगा या हिंदुस्तान का साम्राज्य मिलेगा, वह कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार जाएगा किससे, शेर शाह सूरी से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1540 से लेकर के 1555 तक चलेगा कौन सा वंश, सूरी डायनेस्टी, जो कंटेम्परेरी मानी जाती है किसकी, मुगल सल्तनत की। ध्यान रखिए दोस्तों, जब शेर शाह सूरी भारत में रूल कर रहा होगा उसी पीरियड में लिखा जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक उपन्यास जिसका नाम है पद्मावत। और इसी पद्मावत उपन्यास से हमें पता चलता है चित्तौड़गढ़ अभियान के बारे में। जो चित्तौड़गढ़ अभियान किया ही क्यों गया था, रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए, जो रानी पद्मावती पत्नी हुआ करती थी किसकी, चित्तौड़ के महाराज महारावल रतन सिंह को। लेकिन ये अभियान पूरी तरह से क्या हो गया था, विफल हो गया था, क्योंकि महारानी पद्मावती ने सभी स्त्रियों के साथ मिलकर क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और अपने दौर पुरखा में कभी जौहर देखा नहीं था कौन,
अलाउद्दीन खिलजी। और हमारी रानी पद्मावती ने दिखाया उसे क्या, जौहर। ध्यान रखिए दोस्तों, जौहर क्या होता है, अपनी इज्जत अपनी आबरू किसी गैर मर्द से बचाने के लिए अपने आप को अग्नि कुंड में समाहित कर देना ही क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अभियान पूरी तरह से क्या हुआ, विफल हुआ, क्योंकि महारानी पद्मावती ने क्या कर दिया, जौहर कर लिया। और ध्यान रखेंगे इसी के बाद 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत की। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस दक्षिण भारत अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा ही किसे, अपने सेनापति मलिक काफूर को। किसे भेजा, मलिक काफूर को। और ध्यान रखिए दोस्तों, मलिक काफूर साम्राज्य का विस्तार करते करते हुए पहुंचा कहां, तेलंगाना। कहां पहुंचा दोस्तों, तेलंगाना। और इस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। ध्यान रखिए दोस्तों, साम्राज्य का विस्तार करता हुआ मलिक काफूर कहां पहुंच गया, तेलंगाना पहुंच गया। और तेलंगाना की उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी, वारंगल हुआ करती थी। और इसी तेलंगाना में एक वंश, एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था काकतीय वंश या काकतीय डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी काकतीय वंश का जो रूलर था, जो शासक था, वो उस समय था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव। और ध्यान रखेंगे, जब अटैक किया, आक्रमण किया किसने, मलिक काफूर ने, किसके ऊपर, काकतीय वंश के ही शासक प्रताप रुद्रदेव के ऊपर। तो प्रताप रुद्रदेव ने ही अधीनता स्वीकार कर ली किसकी, मलिक काफूर की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा क्या करवाया, गिफ्ट किया। किसे, मलिक काफूर को, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, कोहिनूर के नाम से। कोहिनूर हीरा या कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करवाया गया किसे, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मलिक काफूर को। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दक्षिण भारत से उत्तर भारत कोहिनूर हीरे को लाने वाला व्यक्ति ही कौन है, मलिक काफूर। एक सवाल आपसे और बनेगा कि बताइए कोहिनूर हीरा या कोहिनूर डायमंड दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस सुल्तान के पास ही आया। तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो कोहिनूर हीरा था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो कोहिनूर हीरा था वो निकला था गोलकुंडा की खदानों से। कहां से, गोलकुंडा की खदानों से। हैदराबाद का ही पुराना नाम क्या है दोस्तों, गोलकुंडा। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कोहिनूर का जो हीरा था ये निकला था गोलकुंडा या हैदराबाद की खदानों से। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये निकला था मैसूर की खदानों से। मैसूर जिसको आज हम जानते हैं किसके नाम से, कर्नाटका के नाम से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कंट्रोवर्सी है, इसलिए कभी भी आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, आप लगाएंगे कि हमेशा क्या, गोलकुंडा या हैदराबाद। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोहिनूर हीरा जो कि निकला था कहां से, हैदराबाद या गोलकुंडा की खदानों से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा इतना बेशकीमती हीरा था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। और ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू सबसे पहले लगाई थी किसने, एक व्यक्ति ने जिसका नाम था क्या, नादिर शाह। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ईरान का नेपोलियन कहलाता है कौन, नादिर शाह। जब हमारे भारत में चल रहा होगा कौन, मुगल डायनेस्टी, तो उसी मुगल डायनेस्टी में आकर के जब मुगलों का पतन चल रहा होगा तो उसी पीरियड में आकर के अटैक करेगा कौन, नादिर शाह। कहां से, ईरान का रूलर हुआ करता था कौन, नादिर शाह। और यही आकर के अटैक करेगा भारत में मुगल डायनेस्टी के ऊपर। और ध्यान रखेंगे, यही व्यक्ति जब आएगा दिल्ली और दिल्ली में आकर के तख्ते तऊस को लूटेगा, तो उसी तख्ते तऊस में लगा होगा क्या, कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर का हीरा। और ध्यान रखेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कोहिनूर को कोहिनूर नाम देने वाला भी कौन है, कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम देने वाला भी कौन है, नादिर शाह। ध्यान रखेंगे दोस्तों,
कोहिनूर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कोही और नूर। कोही का मतलब होता है पर्वत और नूर का मतलब होता है चमकदार। ऐसा पर्वत जो चमकदार हो, कहने का मतलब वो डायमंड कैसा था, पर्वत के समान था और एकदम चमकदार था, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, कोहिनूर नाम दिया गया। किसके द्वारा, नादिर शाह के द्वारा। और ध्यान रखेंगे इसी नादिर शाह ने उसकी वैल्यूएशन की, उसकी वैल्यू की कि अगर इस कोहिनूर हीरे को बेचा जाए तो इससे इतनी धनराशि प्राप्त होगी जिससे पूरा का पूरा विश्व 7 दिनों तक भरपेट क्या कर सकता है, खाना खा सकता है। ये बात कही थी इसने, नादिर शाह। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो कोहिनूर डायमंड है ये अनलकी माना जाता है, किसके लिए, पुरुषों के लिए, जबकि बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है किसके लिए, महिलाओं के लिए। कहने का मतलब ये जिस भी पुरुष के पास जाएगा उसी की पतन का कारण बनेगा, और जब भी ये किसी महिला के पास जाएगा तो ध्यान रखेंगे वो क्या हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। ऐसा मान्यता है किसके साथ, इस कोहिनूर डायमंड के साथ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास आया और इसके बाद ये धीरे धीरे करके कहाँ चला गया। आज हम जान रहे दोस्तों, ये कोहिनूर डायमंड जो है ये कहाँ चला गया है, महारानी विक्टोरिया के पास चला गया है, ब्रिटेन, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इसके जैसा कोई दूसरा हीरा पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमारे जो भारतीय सोल्जर्स हैं, जो भारतीय फौजी हैं, वो किसी कोहिनूर डायमंड से कम नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे हमारे पास तो हजारों लाखों कोहिनूर डायमंड है, तो हम एक कोहिनूर डायमंड का क्या करेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, दान में दे दिया किसे, विक्टोरिया को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोहिनूर हीरा जो कि मिला कहां से, गोलकुंडा की खदानों से प्रताप रुद्रदेव के द्वारा ही गिफ्ट किया गया किसे, मलिक काफूर को। और यही मलिक काफूर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला व्यक्ति बनेगा जो कि कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से कहां लेकर के जाएगा, उत्तर भारत की ओर लेके जाएगा। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मलिक काफूर साम्राज्य का विस्तार करते करते हुए कहां बढ़ा, आगे तेलंगाना की ओर गया। तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल, और इसी वारंगल में एक वंश, एक डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था काकतीय वंश। और इसी काकतीय वंश का शासक हुआ करता था कौन, प्रताप रुद्रदेव। और इसी प्रताप रुद्रदेव ने अधिकता स्वीकार कर ली किसकी, मलिक काफूर की। और ध्यान रखेंगे इसी ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया किसे, मलिक काफूर को। मलिक काफूर इसके बाद और आगे बढ़ा और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहुंचा कहां, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कहां, रामेश्वरम में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही मलिक काफूर तमिलनाडु के रामेश्वरम में पहुंचा तो इसने क्या देखा, इसने देखा समुद्र। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाप पुरखा में कभी समुद्र तो देखा नहीं था। जैसे ही ये समुद्र देखा, इसको लगा कि इसके आगे दुनिया ही नहीं है, कोई देश ही नहीं है। और इसने सोचा कि अब तो मैंने क्या कर लिया है, पूरी की पूरी विश्व को विजय कर लिया है, पूरी की पूरी विश्व पर विजय पताका फहरा दी है। और ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसी से खुश होकर के मलिक काफूर ने एक उपाधि दे डाली किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मलिक काफूर के द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी गई, सिकंदर-ए-सानी। हम पढ़ ही रहे किसे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड है 1296 से लेकर के 1316। और ध्यान रखिए दोस्तों, यही अलाउद्दीन खिलजी वो पर्सन है जिसने भारत में सबसे पहले शुरुआत की किसकी, स्थायी सेना रखने। भारत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत करने वाला भी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान रखिए दोस्तों, आज से पहले, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले भारत में स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसी ने नहीं की थी,
तो भारत में स्थायी सेना रखने की शुरुआत भी किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। और ध्यान रखिए दोस्तों, इससे पहले जितने भी शासक हुआ करते थे वो सब केवल और केवल उन्हीं सोल्जर्स को या उन्हीं सेना जो सैनिक थे उनको रखा करते थे जो कि केवल जब आक्रमण होता था या युद्ध होने की स्थिति आती थी तभी उन्हें केवल क्या बुलाया जाता था? सैनिक के रूप में बुलाया जाता था। और जो भी लूटपाट से सामान मिला करता था वही क्या कर दिया जाता था? सैनिकों के मध्य बांट दिया जाता था। ये प्रथा इसने बंद करवाई। और ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ही वो फर्स्ट पर्सन बना जिसने भारत में स्थायी सेना की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले वेतन देने की शुरुआत की। स्थायी सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अपनी स्थायी सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत करने वाला भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक सिस्टम अपनाया था जिसे जाना जाता है किसके नाम से? हुलिया दाग सिस्टम या हुलिया दाग प्रथा के नाम से। कौन सा सिस्टम इसने अपनाया था? हुलिया दाग सिस्टम या हुलिया दाग प्रथा। था क्या ये हुलिया दाग प्रथा? ध्यान रखिए दोस्तों, हुलिया या चेहरा दाग प्रथा इसे कहा जाता था। कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सभी सैनिकों के क्या बनवाए थे? स्केच तैयार करवाए थे। क्योंकि जब पहले युद्ध हुआ करता था तो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत कर दी थी किसकी? स्थायी सेना में नगद वेतन की, इसलिए अभी तक जो सैनिक थे वो क्या किया करते थे? चालाकी किया करते थे। कहने का मतलब वेतन तो खुद लिया करते थे, लेकिन यदि युद्ध की स्थिति आती थी या किसी आक्रमण की आशंका होती थी तो अपने वेतन में से ही आधा वेतन का लालच दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर क्या कर दिया करते थे? युद्ध में भेज दिया करते थे। जब इस बात की भनक पड़ी किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम अपनाया, हुलिया दाग सिस्टम, जिसमें हुलिया का मतलब था अपने सैनिकों का स्केच ताकि तैयार करवाना। और ध्यान रखिए कि दाग का मतलब होता था क्योंकि केवल और केवल सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे उनको तो वेतन मिलता ही था, साथ ही साथ जो घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे उन्हें भी वेतन दिया जाता था। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब मान लीजिए कि अभी की सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? जैसे एक इक्ते से दूसरे इक्ते में मंत्री जब जाया करते थे किसके लिए? काउंटिंग के लिए या गिनती के लिए कि कितने घुड़सवार हैं, जितने सैनिक हैं। तो दोस्तों हुआ क्या करता था? जो इक्तेदार हुआ करता था उस स्थान का, वो क्या किया करता था? किसी दूसरे इक्ते से घोड़े वगैरह मंगवा लिया करता था अपने इक्ते में, ताकि घोड़ों की काउंटिंग क्या हो सके? ज्यादा हो सके और वेतन वो ज्यादा पा सके, लेकिन उसे बांटना क्या पड़े? कम पड़े, ताकि उससे उसकी इनकम जनरेट हो सके। जब इस बात का पता चला किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सभी घोड़ों पर गर्म लोहे से क्या करना शुरू कर दिया? दाग, ताकि ये पता चल सके कि वो घोड़ा कौन से इक्ते का है, ताकि कोई भी घोड़ा 2 बार वेतन ना पा सके। ध्यान रखें दोस्तों, यही क्या था? हुलिया दाग सिस्टम या चेहरा दाग सिस्टम था। हुलिया दाग प्रथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी फेमस ही था किसके नाम से? अपने बाजार नियंत्रण के नाम से। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था किसके नाम से? अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। था क्या मूल्य नियंत्रण प्रणाली? कहने का मतलब बाजार में वस्तुओं के मूल्य कौन तय किया करता था? अलाउद्दीन खिलजी तय किया करता था। और इसका कहना था कि जिस वस्तु का जितना दाम हमारे द्वारा क्या कर दिया गया है? तय कर दिया गया है, उस वस्तु को उससे अधिक दाम में आप नहीं बेच सकते। उस वस्तु को केवल और केवल उतने ही दाम में बेच सकते हो, या तो उससे कम में बेचा जा सकता है। लेकिन यदि आपने
उस वस्तु को, जिसका वस्तु का दाम हमने क्या कर दिया है, तय कर दिया है, उसको यदि उसकी कीमत से अधिक पर आप बेचना चाहते हो या उसकी अधिक कीमत आपने वसूल की, तो ये हमारे फरमान की क्या मानी जाएगी, नाफरमानी मानी जाएगी। और ध्यान रखेंगे आपको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी ने एक नाप तौल विभाग की भी शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अपने बाजार में कहा करता था कि जो भी वस्तु, राशन हो चाहे कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को सही नाप तौल करके देना होगा। कहने का मतलब आप जितना वजन में कम देंगे उतने ही वजन का मांस आपके शरीर से क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। यह बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसी अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी फेमस ही किसके लिए है, अपनी मार्केट कंट्रोल सिस्टम या बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, क्योंकि ये बाजार में मूल्य नियंत्रण भी किया करता था और साथ ही साथ नाप तौल। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपने बाजार में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला भी पहला सुल्तान कौन हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। कहने का मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाला भी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, नाप तौल नियंत्रण प्रणाली चलाई और मुद्रास्फीति को क्या किया, नियंत्रण किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ही वो पर्सन है, जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि इसका साम्राज्य अच्छा खासा क्या हो चुका है, विस्तार हो चुका है, क्योंकि अब साम्राज्य पूरा का पूरा जम्मू से लेकर के कहां तक फैला हुआ था। कहने का मतलब पूरे के पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैल चुका था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और ध्यान रखेंगे, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या करना शुरू किया, अपने नागरिकों पर तरह तरह के टैक्सेस लगाने शुरू किए, जिससे उसके नागरिक काफी क्या हुए, खफा हुए या नाराज हुए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले हाउस टैक्स लगाया या गृह कर लगाया अपने नागरिकों पर, जिसे कहा जाता था आवास कर, या इसी का दूसरा नाम है घरई। इसे ही क्या कहा जाता था, घरई। इसने अपने नागरिकों पर लगाया सिंचाई कर या इरिगेशन टैक्स। इसने अपने नागरिकों पर लगाया एग्रीकल्चर टैक्स या कृषि कर। और ध्यान रखिए दोस्तों, अपने नागरिकों के जो जीव जंतु हुआ करते थे, उन जानवरों की चराई पर भी इसने टैक्स लगाया। ध्यान रखिए दोस्तों, इसने चराई कर लगाया, जिसे कहा जाता था चरई। तो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई कब, सन 1316 में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई या इसकी मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि इसके मरने का कारण जो था वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका था, किससे, कोढ़ से। कहने का मतलब कोढ़ी हो चुका था साला, और कोढ़ से ही क्या हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसे, और दर्द को सहन नहीं कर पाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और कोढ़ के ही कारण क्या हो गया, मौत को पा गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और धरती को मुक्ति मिली किससे, एक और हरामखोर से, जिसका नाम क्या था, अली गुरशास्प या अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो शुरुआत थी वो धोखे से हुई, विकास जो था वो परोपकारिता से हुआ, लेकिन उसका अंत बहुत ही आतंक से हुआ। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका मौत, इसकी जो डेथ है वो कहाँ हुई, दिल्ली में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो मकबरा है वो भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही कुतुब मीनार परिसर में इसका मकबरा पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कुतुब मीनार परिसर में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्मारक भी बनवाए।
जिसमें सबसे पहला था अलाई मीनार। कुतुब मीनार परिसर में ही ठीक कुतुब मीनार के सामने इसने एक और मीनार बनवाया जिसे जाना जाता है किसके नाम से? अलाई मीनार के नाम से। इसी ने बनवाया क्या? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाने वाला भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार परिसर में ही कुतुब मीनार के जस्ट बगल में लगा हुआ है क्या? अलाई दरवाजा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ था कहां? हिंदुस्तान पर, तो उसी को डिफेंड करने के लिए गया हुआ था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया किसे? मंगोलों को, तो उन्हीं मंगोलों में से लगभग 2000 सैनिक वापस नहीं लौटे कहां? अपने देश मंगोलिया। और ध्यान रखेंगे इन्हीं 2000 सैनिकों ने डिमांड की किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से अपने लिए शरण मांगी कहां? दिल्ली में ही। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही कहा इन 2000 के 2000 सैनिकों से कि आप एक काम कीजिए, आप सभी एक साथ क्या कर लिए? इस्लाम धर्म को अपना लीजिए। और ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे 2000 सैनिकों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया या अपना लिया। और यही 2000 सैनिक ही तो क्या कह रहा है? नवीन मुसलमान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्हीं लोगों के लिए एक शहर बसाया गया जिसे जाना जाता है किसके नाम से? मुगलपुर के नाम से। ये काम किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था।